हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौम्यास कॉन्वर्सेशन। सो इस वीडियो में वी आर बिगनिंग चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 12 इकोनॉमिक्स आईएससी। तो क्लास 12 इकोनॉमिक्स हम कर रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 कर लिया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन। अब इस वीडियो में हम चैप्टर 2 बिगिन करने वाले हैं, विच इज़ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले। पहला हम एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि डिमांड का ये कॉन्सेप्ट है क्या, एंड दूसरा हम देखेंगे कि डिमांड की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही होगा। अगर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारे पास ये बात आती है कि जो ये गुड्स होते हैं या सर्विसेज होती हैं, ये प्राइस क्यों चार्ज करते हैं। हमें ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए पैसे क्यों देने पड़ते हैं। ठीक है, ये आपका मेन इकोनॉमिक क्वेश्चन आता है कि वाई द गुड्स कमांड प्राइजेस, एंड क्यों कुछ गुड्स एक्सपेंसिव होते हैं, कुछ गुड्स सस्ते होते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए हमें सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझना है कि हम एज अ कंज्यूमर, अगर किसी कंज्यूमर को देखें तो वो कोई गुड या सर्विस, चाहे गुड हो या कोई सर्विस हो, वो क्यों उसको परचेज़ करेगा। कोई भी सामान परचेज़ करने से पहले हम दो चीज़ें देखते हैं। पहले ये कि क्या वो यूज़फुल है, ठीक है, एंड दूसरी बात आती है स्केर्स की, यूज़फुल होने की और स्केर्स की, ये दो बात आती है। जब किसी गुड एंड सर्विस में, चाहे कोई गुड हो या सर्विस हो, उसमें यूज़फुलनेस होती है और साथ ही साथ वो गुड या सर्विस स्केर्स होती है। स्केर्स का सिंपल सा मतलब है कि लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होना, कम होना, अनलिमिटेड नहीं होना। कोई चीज़, जो चीज़ कम होती है, जिसकी कमी होती है, जिस पर एक लिमिट होती है, वो स्केर्स होती है। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज यूज़फुल है और यूज़फुल होने के साथ साथ स्केर्स हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस होता है। वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं। या फिर अगर कोई पर्सन ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहा है जो यूज़फुल है, साथ ही साथ स्केर्स है, तो वो उसके लिए प्राइस चार्ज कर सकता है। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि क्यों प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज कमांड करते हैं, उसका आंसर ये है कि जब भी कोई गुड एंड सर्विस यूज़फुल होती है, किसी काम की होती है और साथ ही साथ वो स्केर्स होती है, तो उस गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस होता है। अब बात ये है, यूज़फुल और स्केर्सिटी को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अगर कोई गुड एंड सर्विस है, वो यूज़फुल है, जब कोई सामान यूज़फुल होगा आपके लिए, तभी आप उस सामान को परचेज़ करोगे। तो कंज्यूमर तभी परचेज़ करता है गुड्स को जब वो यूज़फुल होती हैं उसके लिए, ठीक है, और उस सामान के लिए आप पेमेंट तभी करोगे जब वो चीज़ स्केर्स है, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। इसको समझने के लिए आप दो तरह के गुड्स की बात करते हैं। पहला गुड हम ऐसा लेते हैं जो यूज़फुल तो है पर स्केर्स नहीं है। अगर कोई गुड यूज़फुल है पर स्केर्स नहीं है, तो क्या वो प्राइस चार्ज कर सकता है? क्या हमें वो सामान खरीदने के लिए पैसे देने पड़ेंगे? नहीं देने पड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एयर, हवा ऐसी चीज़ है जो कि यूज़फुल है, ठीक है, यूज़फुल है हमारे लिए, हमारे काम की है, लेकिन वो स्केर्स नहीं है। एयर अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, आपके आसपास एटमॉस्फेयर है, तो क्योंकि वो स्केर्स नहीं है, लिमिटेड नहीं है, तो इसलिए उसका कोई प्राइस नहीं है। एयर का हमें कोई प्राइस नहीं देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप बात करो पानी की, वाटर की बात करो, तो वाटर में क्या केस है, वाटर यूज़फुल है पर साथ ही साथ वाटर आपका स्केर्स भी है। हमारे अर्थ पे, हमारे प्लैनेट पे केवल 3% वाटर है जो कि ड्रिंकेबल है, जिसको हम पी सकते हैं। बाकी सारा जो आपका वाटर है वो सी वाले फॉर्म में है, सॉल्टी वाटर है, जो ड्रिंकेबल नहीं है। केवल 3% वाटर अवेलेबल है जिसको आप पी सकते हो, जिसको आप कंज्यूम कर सकते हो। तो इस वजह से वाटर यूज़फुल है, साथ ही साथ स्केर्स है, इसीलिए आप बिजली का बिल भरते, इसका पानी का बिल भरते हो, ठीक है। क्यों पेमेंट कर रहे हो? बिकॉज इट्स अ यूज़फुल थिंग एंड साथ ही साथ वो स्केर्स है। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज़फुल और स्केर्स दोनों होती हैं, वही प्राइस आपका कमांड कर सकती हैं। यहाँ पर बात ये आती है कि चलो यूज़फुल और स्केर्सिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर आपसे अब कोई पूछेगा कि भाई क्यों हमें पैसे देने पड़ रहे हैं, क्यों पेमेंट करनी पड़ी, उसको आप यही बता देना, यूज़फुल और स्केर्सिटी की बात। यहाँ पर एक और बात आती है कि कोई गुड यूज़फुल है, उससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है उस गुड की डिमांड, और गुड्स की स्केर्सिटी जो होती है वो हमें बताती है गुड्स की सप्लाई। अब आप बोलोगे ये कैसे हो गया? इसको समझने का बहुत ही बेसिक सा तरीका है। सिंपल सा तरीका ये है कि जैसे कि ये मार्कर को ले लो, ठीक है, ये एक गुड है। अब ये गुड क्यों हमने ख़रीदा? इसलिए क्योंकि ये यूज़फुल था,
क्यों? क्योंकि मेरे काम का था, बोर्ड पे लिखने के लिए इस मार्कर की ज़रूरत होती, इसलिए ख़रीदा। इस गुड की पेमेंट हमने क्यों करी? क्योंकि ये स्केर्स है। स्केर्स क्यों है? अनलिमिटेड मार्कर्स तो नहीं अवेलेबल है ना, एक लिमिट है, इनकी प्रोडक्शन हुई है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है जो लिमिटेड है। ऐसा तो नहीं कि अनलिमिटेड जितनी प्रोडक्शन होना चाहिए हो जाएगी। एक टाइम आएगा जब इस मार्कर को बनाने वाला जो सामान है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आपके नेचुरल रिसोर्सेज, अब क्यों हम बात कर रहे हैं कि अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना है, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना है, क्यों? क्योंकि वो स्केर्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो आगे की जनरेशन्स कैसे उसको यूज़ करेंगी। सबसे मेन एग्जाम्पल जैसे आपका पेट्रोल हो गया, ठीक है, बेसिकली नेचुरल गैस की अगर बात की जाए, जो आपके ऑयल्स होते हैं, क्रूड ऑयल होता है, तो क्रूड ऑयल क्या है? बना है कई सालों की चीज़ों से, कई ईयर तक चीज़ें होती आई हैं जिससे वो क्रूड ऑयल बना है, जिससे मिनरल्स बने हैं, तो वो सब स्केर्स है क्योंकि एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए उनसे जितनी जितनी चीज़ें बनेंगी वो भी स्केर्स हैं, वो भी एक टाइम पर ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए क्योंकि ये स्केर्स था इसलिए इसके लिए पेमेंट भी करी गई। अब मेरे लिए यूज़फुल है, ये जो सप्लायर है उसको ये बताएगा कि हाँ एक कस्टमर है जिसको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए जिसके लिए यूज़फुल है, तो वो डिमांड बताएगा। ठीक है, अब इस मार्कर के सप्लायर के साइड से सोचो, वो ये सोचेगा कि ठीक है जितने लोगों के लिए ये मार्कर यूज़फुल होगा इस मार्कर की उतनी डिमांड होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ये मार्कर अगर हम एक सिटी के अंदर देख रहे हैं, एक सिटी के अंदर 50 टीचर्स हैं, 50 आपके कोऑपरेट्स में जो वाइट बोर्ड का यूज़ कर रहे होते हैं, 50 आपके स्टूडेंट्स हैं जो कि मार्कर का यूज़ कर रहे होते हैं लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, जो भी बात है। ठीक है, तो इससे एक सप्लायर को पता चलेगा कि 50 + 50 + 50 150 लोग ऐसे हैं जिन्हें ये मार्कर चाहिए, जिनके लिए यूज़फुल है। तो दिस रिप्रेजेंट्स द डिमांड ऑफ द मार्कर। साथ ही साथ अगर हम स्केर्सिटी की बात करें, प्रोड्यूसर को पता तो चल गया 150 लोगों को मार्कर चाहिए, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डिमांड, लेकिन हम सप्लाई कितना कर सकते हैं, हम कितने मार्कर बना सकते हैं, ये क्या बताएगा? ये सप्लाई बताएगा। सप्लाई क्या होती है? सप्लाई का मतलब ये है, एक कंज्यूमर के साइड से देखो तो जितना प्रोडक्ट अवेलेबल है, जो सामान हमें चाहिए वो कितना अवेलेबल है। स्केर्स तो है मतलब अनलिमिटेड तो है नहीं, एक लिमिट है, वो कितनी लिमिट है वो सप्लाई बताता है। ठीक है, तो अगर प्रोड्यूसर है उसने बोला ठीक है मेरे पास जितने रिसोर्सेज हैं, जितने तरीके हैं, उसको मैं यूज़ करके 100 मार्कर बना पाऊँगा, तो यहाँ पर 150 डिमांड थी, 100 मार्कर की सप्लाई थी। ठीक है, 150 डिमांड थी और 100 मार्कर की सप्लाई थी। कैसे? डिमांड बताता है जितने लोगों को ये मार्कर चाहिए और सप्लाई बताता है जितने मार्कर वो प्रोड्यूसर बना पाएगा। सो यहाँ से आपको, और यही क्या है? ये है स्केर्सिटी। अब क्योंकि जो सप्लायर है वो सारे के सारे 150 लोगों की डिमांड नहीं पूरी कर पाएगा, उसके पास प्रोडक्ट स्केर्स है, तो वो अपने प्रोडक्ट का एक प्राइस चार्ज करेगा। वो बोलेगा भाई जितने लोग 50 रुपये दे सकते हो इस मार्कर के लिए, फॉर एग्जांपल 50 रुपये दे सकते हो, वो आओ मार्कर खरीद के ले जाओ। अब हो सकता है 150 लोगों को जब पता चला कि 50 रुपये का मार्कर है, उसमें से 20 लोग माइनस हो जाएं, बोले भाई हम इतना पैसा नहीं देने वाले हैं, डिमांड कम हो गई। ऐसे करते करते सप्लाई और डिमांड में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, ऐसे करके हम एक इक्विलिब्रियम प्राइस पर आते हैं, एक ऐसी अमाउंट पर आते हैं जहां पर जितनी डिमांड है और जितनी सप्लाई है वो बराबर हो जाती है। ठीक है, प्राइस के फ्लक्चुएशन से होता है, अभी इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो ये चीज़ हमें समझ में आएगी। ये आपका कॉन्सेप्ट था डिमांड एंड सप्लाई का। इकोनॉमिक्स आपकी इसी पे बेस्ड है। जैसे एक आपको प्रोवर्ब बताया गया होगा कि आप एक पैरेट को भी अगर डिमांड और सप्लाई 2 वर्ड्स बता दोगे ना तो वो पूरी इकोनॉमिक्स समझ गया है। ऐसे ही मतलब समझाने के लिए किया जाता है, बट मतलब ये है कि डिमांड एंड सप्लाई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट आपका डिमांड एंड सप्लाई का है जो एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। फिर से रिवीजन, कस्टमर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस क्यों देता है? क्योंकि वो यूज़फुल होते हैं और साथ ही साथ स्केर्स होते हैं। कि एक प्रोडक्ट की यूज़फुलनेस बताती है कि उसकी डिमांड कितनी है, क्योंकि जितने लोगों को वो सामान यूज़फुल लगेगा उतने लोग वो सामान खरीदना चाहेंगे, जो कि डिमांड बताएगा, कंज्यूमर्स की डिमांड। स्केर्सिटी बताता है कि कितने वो प्रोडक्ट्स, वो गुड्स अवेलेबल है मार्केट में, कितने वो प्रोड्यूस हो गए हैं या कितने अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, वो उन गुड्स की स्केर्सिटी बताएगा, विच इज़ द सप्लाई ऑफ द गुड। सप्लाई और डिमांड में डिफरेंस आता है, इसलिए जो सप्लायर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, वो गुड का एक प्राइस रखता है, उस सामान का एक प्राइस रखता है, इस तरीक़े का प्राइस सेट करता है जहाँ पर ये सप्लाई और डिमांड जो है ये बराबर आ जाए। मतलब कि जितना हम मार्केट में दे रहे हैं उतने ही लोग डिमांड कर रहे हैं, उतने ही लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट था। आई गेस ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो ये इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम जल्दी से ये देख लेते हैं कि डिमांड क्या होती है। ठीक है, मीनिंग ऑफ डिमांड देखेंगे।
मीनिंग ऑफ डिमांड। देखो, मीनिंग ऑफ डिमांड समझने के लिए सबसे पहले हमें डेफिनेशन पे जाना ही नहीं है। ऐसे डेफिनेशन पढ़ने का कोई समझ में नहीं आने वाला, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल हमें ये समझना है कि डिमांड क्या होती है। डिमांड क्या होती है, इसको समझने के लिए एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। एक है मिस्टर ए, ये सब कंज्यूमर्स हैं। एक है मिस्टर बी एंड एक है आपके मिस्टर सी। ठीक है, 3 कंज्यूमर की मार्केट है। अब क्या है, ये है आपकी, देखो मेरी ड्राइंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहने तो बकवास बनेगा। नाम लिख देते हैं, नाम लिखने में क्या जा रहा है। ये आपकी रोल्स रॉयस है। हाँ, रोल्स रॉयस। ठीक है, क्या है, कार है, पता होगा, लग्जरी कार है। ठीक है, अब देखो बहुत से लोगों का ये ड्रीम होगा कि हमें ये लग्जरी कार खरीदनी। कोई भी लग्जरी कार हो सकती, कोई भी महंगी कार हो सकती है। आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इस गुड की हमें डिमांड के बारे में पता करना है। अब होगा क्या, जो मिस्टर ए हैं उनकी ये विश है, कि एक दिन ये कार वो खरीदेंगे, रोल्स रॉयस वो खरीदेंगे। उनकी विश है, सबकी विश होती है, बहुत लोगों की विश हो कि हमें रोल्स रॉयस एक दिन खरीदनी है। सो केवल विश होना कि प्रोडक्ट को खरीदने की, ये होती है डिज़ायर। क्या होती है, डिज़ायर। दिस इज़ नॉट डिमांड। अब केवल विश होना, अगर हम बोल रहे हैं कि हम एक दिन BMW खरीदेंगे, या हम एक दिन मर्सिडीज़, या हम एक दिन रोल्स रॉयस खरीदेंगे या ख़रीदना चाहते हैं, दिस इज़ अ मेयर विश, दिस इज़ अ मेयर डिज़ायर। ये डिमांड नहीं होती है। अब हम बात करते हैं मिस्टर बी की। तो क्या मिस्टर ए के पास डिमांड कर रहे हैं? क्या मिस्टर ए को इस रोल्स रॉयस का प्रोड्यूसर डिमांड में काउंट करने वाला है? नहीं करने वाला है। मिस्टर बी की बात सुनो। मिस्टर बी कहते हैं कि हमारी विश है कि हम रोल्स रॉयस खरीदें, साथ साथ हमारे पास इतना पैसा भी है, मतलब हमारे पास एबिलिटी टू पे भी है कि हम रोल्स रॉयस आज परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है महंगी कार है। मिस्टर ए की विश केवल क्यों थी? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे रोल्स रॉयस खरीदने, जैसे अभी हमारे पास नहीं है। अभी नहीं खरीद सकते क्योंकि अभी वी डोंट हैव दैट पर्टिकुलर रिसोर्सेज, आई डोंट हैव द एबिलिटी टू पे फॉर दिस कार। मिस्टर बी की विश भी है कि वो रोल्स रॉयस खरीदें, और साथ ही साथ उनके पास एबिलिटी भी है, उनके पास इतना पैसा भी है कि वो रोल्स रॉयस खरीद सकते हैं। क्या ये डिमांड में आएगी? नहीं। ना मिस्टर ए की बात को डिमांड माना जाएगा, ना मिस्टर बी की बात को डिमांड माना जाएगा। मिस्टर सी की बात सुनो। मिस्टर सी की भी विश है, वो भी रोल्स रॉयस खरीदना चाहते हैं, साथ ही साथ उनके पास भी एबिलिटी टू पे है, उनके पास इतना पैसा है कि वो रोल्स रॉयस खरीद सकते हैं, एंड साथ ही साथ उनमें विलिंगनेस टू पे है। विलिंगनेस टू पे का मतलब होता है कि जो उनके पास पैसे हैं, उनकी ये इच्छा है, ही इज़ विलिंग कि वो पैसे को वो रोल्स रॉयस खरीदने में खर्च करे। केवल पैसे होना हमारे पास किसी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं बनाता है। जब हम उस अपने पैसे को उस प्रोडक्ट पे खर्च करना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, विच कॉन्स्टिट्यूट्स विलिंगनेस टू पे, तब ये आपका डिमांड बनती है। तो मिस्टर सी को डिमांड में काउंट किया जाएगा क्योंकि उनकी विश भी है ये प्रोडक्ट खरीदना, उनके पास एबिलिटी टू पे भी, उनके पास इतना पैसा है कि वो रोल्स रॉयस अभी अफोर्ड कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ ही इज़ विलिंग टू पे दिस पर्टिकुलर अमाउंट। वो ये चाहते भी हैं, वो खर्च भी करना चाहते हैं अपने पैसे को इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। सो दिस इज़ डिमांड, एंड मिस्टर सी की बात को हम डिमांड में काउंट करेंगे। तो ये आपकी पहली बात आती है डिज़ायर, विश और डिमांड में डिफरेंस की। तो डिमांड क्या है, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं। विश का मतलब डिज़ायर होता है, डिज़ायर टू पे, डिज़ायर होना कि हमें चाहिए, साथ साथ एबिलिटी टू पे, इतना पैसा होना कि हम ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, और साथ साथ विलिंगनेस टू पे, उस पैसे को उस प्रोडक्ट में खर्च करने की विलिंगनेस भी होनी चाहिए, तब ये डिमांड बनेगी। फर्स्ट वाला केस, सेकेंड वाला केस डिमांड नहीं था। ठीक है, कि तो ये आप कंफ्यूज मत होना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट आपका आता है डिमांड में, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि डिमांड हमेशा किसी पर्टिकुलर प्राइस पर होती है। प्राइस का क्या मतलब है? अब सिंपल सी बात है, आप मार्केट गए या चलो आप मॉल गए, मॉल से आपको ख़रीदना था, कोई ड्रेस खरीदनी थी, कोई कपड़ा ख़रीदना था, आपने देखा फॉर एग्जांपल वो एक शर्ट है, आपने देखा कि वो शर्ट 500 रुपये की मिल रही है, 500 रुपये की मिल रही है। अब आपको वो शर्ट पसंद आ गई, विश है, डिज़ायर है कि हाँ ये शर्ट मुझे ख़रीदनी है, आपके पास 500 रुपये हैं भी, एबिलिटी टू पे भी है, और क्योंकि वो 500 की शर्ट है तो आप खर्च भी कर दोगे, ठीक है 500 की तो शर्ट है, ख़रीद लेते हैं, 500 खर्च करने को तैयार है, डिमांड हो जाएगी।
वहीं अगर ये शर्ट अगर 2000 की मिल रही होती, उस केस में सुनो, शर्ट तो पसंद आ गई है ना, तो विश तो है खरीदने की, डिज़ायर है खरीदने की, साथ साथ एबिलिटी टू पे। अब हो सकता है एबिलिटी टू पे ना हो सकता है आपके पास 2000 रुपये ना हो, तो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, डिमांड कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा। पर ऐसा भी केस आ सकता है कि चलो आपके पास 2000 रुपये भी हैं, लेकिन आपने देखा, आपने कहा शर्ट ठीक है पर इतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं कि उस पर 2000 रुपये खर्च किया जाए, आप नहीं शर्ट खरीद रहे हो। मतलब वही शर्ट अगर 500 रुपये में अवेलेबल होती तो आप उसको खरीदने के लिए तैयार थे, विलिंगनेस टू पे थी। लेकिन वही शर्ट अगर 2000 रुपये की थी तो आप उसको नहीं खरीदने को तैयार थे, आप खर्च नहीं करना चाहते थे। तो इस केस में क्या आपकी डिमांड मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। पर इस केस में डिमांड आपकी मानी जाएगी। तो डिमांड हमेशा एक पर्टिकुलर प्राइस पे होती है, प्राइस चेंज करता है तो डिमांड भी चेंज कर सकती है, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या आता है? थर्ड पॉइंट आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का क्या मतलब है? टाइम का मतलब होता है कि हमेशा डिमांड एक टाइम के अंदर करी जाती है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम हम डिमांड को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर थोड़ा क्या समझो, प्रोड्यूसर के साइड से समझो, जो मेन सप्लायर बैठा है, प्रोडक्शन जो कर रहा है उसके साइड से समझो। जब वो डिमांड एनालाइज करेगा, देखो ऐसा नहीं कि हवा में वो प्रोडक्शन कर देगा, किसी भी तरह का किसी भी क्वांटिटी में सामान बना देगा। पहले देखेगा कितना अवेलेबल है, कितना लोगों को चाहिए, कितनी डिमांड है, उसके हिसाब से सामान बनाएगा ताकि कुछ वेस्टेज ना हो, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होता है रिसोर्सेज का। तो वो देखेगा कि भाई कितनी डिमांड है, उसके लिए वो क्या करेगा, डिमांड को हमेशा एक टाइम पीरियड पे कैलकुलेट करेगा। जैसे कि वो जो प्रोड्यूसर है वो कार बनाता है, उसे पता है कि अगर हम एक सिटी में देखें, एक सिटी में एक दिन में हमारी कार 200 लोग खरीदते हैं, मतलब वन डे में 200 कार्स की डिमांड है। अब अगर एक दिन में 200 कार की डिमांड है तो 1 वीक में कितनी हुई? एक वीक का मतलब 7 डेज, तो 200 × 7 कर दो, 1400 लोग डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। 1 ईयर की डिमांड देखो, 1 ईयर की डिमांड क्या हो जाएगी? 200 × 365 विच कम्स टू 73,000 डिमांड हो गई। तो डिमांड वैरी कर रही है रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग द टाइम पीरियड विच यू आर कंसिडरिंग। तो बेसिक सी बात है कि जब टाइम पीरियड हम जो देख रहे हैं उस टाइम पीरियड के हिसाब से डिमांड आपकी कैलकुलेट करी जाती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। डिमांड के लिए 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने। सबसे पहली चीज़, डिमांड वो होती है व्हेन यू हैव द डिज़ायर और विश टू परचेज अ प्रोडक्ट, साथ साथ यू हैव द एबिलिटी टू पे, आपके पास इतना पैसा है कि आप खरीद सकते हो, एंड यू आर विलिंग टू पे, आप वो पैसा उस प्रोडक्ट पे खर्च करना चाहते हो, तब वो डिमांड कॉन्स्टिट्यूट करेगी। प्राइस क्या होती है? प्राइस, जब भी डिमांड आप करते हो किसी चीज़ की तो वो डिपेंड करती है उस प्रोडक्ट के प्राइस पे। एक प्राइस पर आप हो सकता है उस प्रोडक्ट को डिमांड करो और दूसरे प्राइस पे हो सकता है डिमांड ना करो, ठीक है। डिमांड है कि नहीं है वो किस पे डिपेंड करती है? इन 3 फैक्टर्स पे। जब ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होगी तो आप समझोगे कि हाँ ये डिमांड है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड के लिए ही डिमांड को कैलकुलेट किया जाता है, इसीलिए डिमांड को हम क्या बोलते हैं? फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं। फ्लो कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है? जब भी किसी कॉन्सेप्ट को आप फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजर करते हो तो वो आपका क्या होता है? फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ये आपका डिमांड हो गया। अब यहीं से डिमांड की डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, अब क्लियर हो जाएगा। डिमांड की डेफिनेशन बस आपकी इतनी कहती है कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी, किसी एक कमोडिटी की डिमांड, रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, मतलब कितना सामान, कितनी क्वांटिटी है उस कमोडिटी की, विच द कंज्यूमर्स, जो भी कंज्यूमर है, जैसे यहाँ मिस्टर ए की हम बात कर रहे थे, या नहीं मिस्टर सी की बात कर रहे थे क्योंकि उनकी ही डिमांड थी, जो कंज्यूमर्स हैं दे आर विलिंग टू पे, दे आर एबल टू पे एट अ पर्टिकुलर प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जब एक डिमांड हम क्या बोलेंगे? किसी सामान की, किसी गुड या सर्विस की कितनी क्वांटिटीज़ कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे, उसको खरीदने के लिए पेमेंट करना चाहते हैं, एंड दे आर एबल टू पे, उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो पे कर सकते हैं। ये दोनों पॉइंट्स कब? जब वो कमोडिटी उस क्वांटिटीज़ में एक पर्टिकुलर प्राइस पर होंगी और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। तो ये आपकी डिमांड की डेफिनेशन आ जाती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट आपका पार्ट खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ डिमांड देखेंगे। टिल देन यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।